शेयर कर देना, मैं भी शेयर कर दूंगा। मेरी एक आखिरी पॉइंट बचा हुआ है जो हमारे इस टॉपिक को समाप्त कर देगा। इंडिपेंडेंट ब्रांच में एक काम क्या होता है कि आपको जनरल एंट्रीज पूछ लेता है। एक काम क्या होता है, जनरल एंट्रीज पूछ लेता है। आई डोंट सी एनी रीजन, क्या ये बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल होता है। एक कॉन्सेप्चुअल जनरल एंट्रीज होती है। वैसे मुझे बताना कि वो कॉन्सेप्चुअल जनरल एंट्रीज भी जो हम करते हैं वो कौन कौन सी एंट्रीज होती हैं। जो हम कॉन्सेप्चुअल जनरल एंट्रीज भी करते हैं वो कौन कौन सी एंट्रीज होती हैं। क्या उसमें आपके पास कई बार इन ट्रांजिट की एंट्रीज आ जाती हैं? मुझे फटाफट से बताओ उसकी एंट्री क्या बनती है। कब पूछ लेते हैं कई बार, तो हम अपने पास कह देते हैं गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस, या कैश इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू ब्रांच। वैसे ये बताओ, इन ट्रांजिट की ये एंट्री कौन करता है? ये ब्रांच एंट्री करती है। और ये कौन एंट्री पास करता है? ये हेड ऑफिस करता है। ये आपका इंस्टीट्यूट अक्सर आपसे पूछ लेता है। इसके अलावा क्या कभी कभार आपसे वो एंट्रीज पूछ लेता है इन रिलेशन टू एलोकेशन? क्या वो आपसे एलोकेशन की एंट्रियां भी पूछ लेता है? हाँ, जैसे वो बोलता है हमारी कोई इनकम है वो एलोकेट करनी है, तो मुझे फटाफट से बताइए ब्रांच उसकी एंट्री क्या करती है। मैं वैसे ही आपसे पूछ रहा हूं कि अगर मान लो कोई इनकम हमने एलोकेट करनी है तो एचओ टू इनकम, या अगर मुझे कोई एक्सपेंस एलोकेट करना है तो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एचओ। क्या ये भी एंट्रीज आप जनरलाइज करते हैं? फटाफट से मुझे बताओ। ये भी एंट्रीज आती हैं इसमें। इसके अलावा इंस्टीट्यूट कई बार ना कोई खिचड़ी सी बनाता है। वो कौन सी खिचड़ी बनाता है? वो बोलता है कि अकाउंट्स आर मेंटेन्ड बाय एचओ। किसी एसेट का अकाउंट जो है वो कौन मेंटेन कर रहा है? एसेट अकाउंट इज मेंटेन्ड बाय एचओ। तो अगर मैं थोड़ा सा इधर हो जाता हूं, तो अगर मान लीजिए हमारे पास कोई एसेट मेंटेन्ड बाय एचओ है, तो ब्रांच अपने पास उस एसेट के लिए क्या करती है? उसकी डेप्रिसिएशन जब लगाती है तो एंट्री क्या बनती है? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एचओ। वो अपने यहां डेप्रिसिएशन को डेबिट करती है बट एसेट को क्रेडिट नहीं करती। वैसे क्या कोई लायबिलिटी भी होती है जिसके अंदर अकाउंट मेंटेन्ड बाय हेड ऑफिस? जैसे एक सवाल आया था जिसमें क्या था, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट नॉट मेंटेन, मतलब ब्रांच का जो था मेंटेन्ड बाय हेड ऑफिस था। तो मुझे फटाफट से बताओ, अगर हमने कोई भी प्रोविजन बनानी है तो हम पीडीडी तो लिखेंगे नहीं, तो क्या लिखेंगे? हम लिख देंगे टू एचओ। इसका मतलब पीएनएल अकाउंट डेबिट टू एचओ। क्या ये एंट्रीज आपके पास आई थी बड़ी सारी? यानी ये थोड़ी कॉम्प्लेक्स एंट्रीज थी। क्या इसके अलावा सिंपल एंट्रीज भी आपने करी थी? मुझे फटाफट से बताओ। सिंपल एंट्रीज भी होती थी। जैसे वो कौन कौन सी होती थी? गुड्स सेंट की एंट्री हमने जनरलाइज करके दिखाई थी कि गुड्स सेंट की एंट्री क्या होती है। फटाफट से बताओ ब्रांच के यहां पर गुड्स सेंट की एंट्री क्या होती है? गुड्स सेंट अकाउंट डेबिट टू एचओ। क्या कभी कभार ऐसा भी आता था कि खर्चे हैं जो पे कर रखे हैं हमने एचओ के लिए, तो हम अपने पास कैसे रिकॉर्ड करते थे? बताओ, ब्रांच ने एक्सपेंसेस पे कर दिए, ब्रांच पेड एक्सपेंसेस ऑफ हेड ऑफिस, एंट्री क्या बनेगी? ब्रांच ने पे कर दिए। तो इसमें भी दो मुद्दे आ जाते थे कि उन्होंने अभी तक एंट्री पास नहीं की, नॉट रिकॉर्डेड या रॉन्गली रिकॉर्डेड।
तो बताइए जरा फटाफट से, उन्होंने रिकॉर्ड ही नहीं किया तो आप क्या करेंगे? उन्होंने रिकॉर्ड ही नहीं किया तो आप रिकॉर्ड करेंगे, आप क्या एंट्री डालेंगे? एचओ अकाउंट डेबिट टू कैश। और अगर उन्होंने रॉन्गली खर्चे में डाल दिया है तो आप एंट्री क्या डालते थे? एचओ अकाउंट डेबिट टू सैलरी। याद आया आपको? एक आधी जगह तो उन्होंने गलत भी कर रखा था, यहां पर भी उन्होंने एक आधी जगह सवाल में ना, जहां नॉट रिकॉर्डेड था वहां उन्होंने रॉन्गली रिकॉर्डेड की एंट्री डाल रखी थी। बट ये गलतियां हो जाती है इंस्टीट्यूट से, हम इसको इतना ज्यादा सीरियसली लेते नहीं हैं। क्या इसके अलावा और भी कोई सिंपल एंट्रीज हो सकती है? मुझे लगता है बाकी सब बहुत सिंपल एंट्रीज थी, उसके बारे में हम चर्चा नहीं कर रहे। क्या इंस्टीट्यूट एक एस्पेक्ट आपसे ये एग्जाम में पूछता है? एक एस्पेक्ट इंस्टीट्यूट आपसे ये पूछता है। दूसरा, क्या आपसे आपका इंस्टीट्यूट इंटर ब्रांच ट्रांजैक्शन भी पूछ सकता है? आईबीटी, इंटर ब्रांच ट्रांजैक्शन। मुझे फटाफट से बताओ, हम किसको डेबिट करते हैं? डेबिट रिसीवर और क्रेडिट गिवर। जिसने दिया हम उसके अकॉर्डिंगली काम करते हैं। ये एंट्री कौन जनरलाइज करता है? जनरलाइज्ड बाय एचओ। एचओ इसको जनरलाइज करता है। क्या इसके लिए हम एक छोटा सा चार्ट बना लेते हैं? हम एक छोटा सा चार्ट बना लेते हैं जिसमें हम अपनी सभी ब्रांचेस को लिख देते हैं, जितनी भी ब्रांचेस होती हैं उन सबको लिख देते हैं। और एंट्री बाय एंट्री, किसी का प्लस, किसी का माइनस, किसी का माइनस, किसी का प्लस करके हम उसकी क्या बना लेते हैं? एक समरी बना लेते हैं और उस समरी से जनरलाइज कर देते हैं। हालांकि इसके ऊपर हमने एक ही सवाल किया था, बट ये भी चीजें हो सकती हैं। इसके लिए हमने एक फंडामेंटल और भी बोला था कि ब्रांच 1 जब डील करती है ब्रांच 2 से तो माना क्या जाता है? फटाफट से बताओ, हम क्या मानकर ये सारे कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर रहे हैं? हम मानते हैं, एज्यूम करते हैं कि ब्रांच 1 डील्स विद एचओ और ब्रांच 2 भी किससे डील कर रही है? फटाफट से बताओ, डील्स विद एचओ, यानी दोनों अपने अपने एचओ के साथ डील करते हैं। क्यों ऐसा एज्यूम करते हैं? हम क्यों ऐसा एज्यूम करते हैं? क्योंकि ये बेटर कंट्रोल देता है एचओ को। क्या एचओ को कंट्रोल आता है? भाई वो कहता है तुम आपस में डील करोगे पर मेरे को बताओ, मेरे थ्रू करो ताकि मेरे पास इंफॉर्मेशन आ जाए उसकी कि आप आपस में लेन देन कर रहे हो। इसके अलावा क्या हमारे पास कोई अकाउंटिंग का पार्ट भी आता है? इंडिपेंडेंट ब्रांच में क्या कुछ अकाउंटिंग का पार्ट भी आता है? हाँ। अब मुझे फटाफट से बताओ, जब इसकी अकाउंटिंग होती है तो बताओ इसकी अकाउंटिंग किसके ऊपर होती है? एट ब्रांच लेवल। क्या आपको यह बात ध्यान रहेगी कि आप अपने पास सारा काम इंडिपेंडेंट में किस पर कर रहे होते हो? एट ब्रांच लेवल। इसका मतलब लोड का कोई चक्कर है कि नहीं है? नो लोड का चक्कर, हमारे पास इसमें लोड का चक्कर नहीं होता है। एज इन केस ऑफ डिपेंडेंट, डिपेंडेंट में जैसा होता था वैसा इश्यू यहां नहीं आता है। अब हमने जब इसके सवालों को डिस्कस करा तो हमने क्या बोला? हमने कहा आपके सवाल 2 तरह के हो सकते हैं। आपके कितने तरह के सवाल हो सकते हैं? फटाफट से बताओ। आपके सवाल कितने तरह के हो सकते हैं? तो आपके 2 तरह के सवाल हो सकते हैं। या तो आपको ब्रांच का ट्रायल बैलेंस गिवन है, या क्या हो सकता है? फटाफट से बताओ। ब्रांच का ट्रायल बैलेंस गिवन है प्लस एचओ का ट्रायल गिवन है। मुझे फटाफट से बताओ, क्या यही वो चर्चा है जो मेरी रहती है कि ब्रांच का भी ट्रायल हो और एचओ का भी ट्रायल हो? तो कैसे करना है? सिर्फ यही पेंडिंग है, बाकी मैं ये वाला कर चुका हूं। ब्रांच का ट्रायल अगर गिवन है तो क्या होगा? मैंने कहा ये मेरे पास अभी पेंडिंग है और मैं अभी इसकी डिस्कशन स्टार्ट करने जा रहा हूं।
पर मैं इधर एक बार रिवाइज भी कर लूं साथ साथ में। मुझे बताओ, जो ब्रांच का ट्रायल होगा, क्या वो ब्रांच फॉरेन में भी हो सकती है? क्या वो फॉरेन का ब्रांच भी हो सकती है? हाँ, मुझे बताओ, फॉरेन की ब्रांच होगी तो किस में, कौन सी करेंसी में ट्रायल होगा? डॉलर। मैंने डॉलर को सिंबॉलिकली लिख दिया, कोई भी करेंसी हो सकती है। क्या हमारे पास यहां ऐसा हो सकता है कि इंडियन ब्रांच है जिसका फॉरेन में हेड ऑफिस है? फटाफट से बताओ। इंडियन ब्रांच है और फॉरेन में हेड ऑफिस है, तो मुझे बताओ, ये रुपयों में है पर हेड ऑफिस किस में है? डॉलर में है। या तीसरी ब्रांच कौन सी हो सकती है? फटाफट से बताओ। इंडियन ब्रांच है और इंडियन ही हेड ऑफिस है। इंडियन ब्रांच है और इंडियन ही हेड ऑफिस है। सर, दोनों फॉरेन के नहीं हो सकते? क्या आपके मन में ये तो नहीं आ रहा कि सर दोनों अगर फॉरेन के हो, दोनों फॉरेन के हो, तो तुम इंडिया में ऐसी तैसी क्यों करा रहे हो भाई? कुछ ना कुछ तो इंडिया का होगा ना। दोनों फॉरेन के कर देंगे तो चर्चा क्यों होगी हमारी? ठीक है, मुझे ये बताओ, फॉरेन का ब्रांच हो या फॉरेन का कुछ भी हो, इनमें से कोई भी कुछ हो, तो मैंने आपसे क्या बोला था, हमें अपने पास क्या करना चाहिए? हमें सबसे पहले अपनी जर्नल एंट्रीज पास कर देनी चाहिए फॉर एडजस्टमेंट्स। क्या आपको याद है? हमें अपनी जर्नल एंट्री पास कर देनी चाहिए फॉर एडजस्टमेंट्स। ध्यान देना, एडजस्टमेंट्स मतलब जो आपके ट्रायल के अंदर एडजस्टमेंट होनी चाहिए उनको कर दो। तो हमने अपने पास उनको एडजस्ट कर दिया। अब मुझे फटाफट से बताओ, एडजस्ट होने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा? अगर फॉरेन की ब्रांच है तो आपको AS11 के रूल्स लगाकर क्या करना है? उन्हें कन्वर्ट करना है। AS11 के क्या लगाने हैं? रूल्स, और आपने उसे कन्वर्ट करना है। इसमें क्या कन्वर्ट होगा? डॉलर किस में बनेंगे? रुपयों में। क्या ये सीधा कन्वर्जन होगा? फटाफट से बताओ, क्या ये सीधा कन्वर्जन होगा? हाँ, सीधा कन्वर्जन का मतलब क्या हो गया? मल्टीप्लाई। हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, अगर मान लो हमारे पास, अच्छा ये कन्वर्ट जो करोगे, क्या ये ट्रायल आफ्टर एडजस्टमेंट है? ट्रायल आफ्टर एडजस्टमेंट, यानी जो ट्रायल बैलेंस है उसके अंदर एडजस्टमेंट करने के बाद कन्वर्ट कर रहे हैं। हाँ, अच्छा मुझे ये बताओ, यदि मान लीजिए आपके पास इंडिया की ब्रांच है और आपका फॉरेन में हेड ऑफिस है, तो क्या ऐसे में हमें मानते हुए कि विदेशों में भी AS11 है, कायदे से यहां पर कौन सा स्टैंडर्ड लगना चाहिए? फॉरेन का AS लगना चाहिए ना भाई। आपको अपने पास किसका यहां पर रूल लगाने चाहिए? मुझे फॉरेन के रूल लगाने चाहिए। AS11 थोड़ा ना लगना चाहिए। अगर हेड ऑफिस फॉरेन का है तो कौन कंसोलिडेट कर रहा है? फटाफट से बताओ। हेड ऑफिस फॉरेन में है तो हु इज कंसोलिडेटिंग? फॉरेन के लोग कंसोलिडेट कर रहे हैं। वो कंसोलिडेशन एज पर AS11 करेंगे क्या? वो AS11 को क्यों मानेंगे? वो अपने स्टैंडर्ड्स मानेंगे। पर हम लोग चूंकि एग्जाम के एंगल से तैयारी कर रहे हैं तो हम क्या एज्यूम कर लेते हैं कि फॉरेन में भी क्या है? हम मान लेते हैं फॉरेन में भी AS11 है। क्या यहां पर भी हम कन्वर्ट करेंगे? मुझे बताओ। हां, मुझे ये बताना, क्या जो ट्रायल बैलेंस लेंगे वो आफ्टर एडजस्टमेंट लेंगे? द आंसर इज यस। लेकिन सावधानी के साथ मुझे बताना, क्या यह सीधा कन्वर्ट होगा कि उल्टा कन्वर्ट होगा? यह उल्टा कन्वर्ट होगा। मुझे फटाफट से बताओ, जब उल्टा कन्वर्ट होगा तो आपको क्या करना है? आपको डिवाइड करना पड़ेगा। ओके, अच्छा, अगर मान लो सब कुछ इंडिया में ही है तो क्या आपको अपने पास कुछ कन्वर्ट करने की आवश्यकता है? क्या आपको किसी को कन्वर्ट करने की आवश्यकता है? अगर सब कुछ इंडिया में ही है तो कुछ कन्वर्ट करने की आवश्यकता नहीं होती है। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, जब आप इन्हें कन्वर्ट करते हो तो आपको इसके लिए AS11 के कुछ रूल्स पता होने चाहिए। दो तरह की ब्रांचेस होती हैं, फटाफट से बताओ। एक कौन सी ब्रांच होती है? ईफो ब्रांच। एक होती है नीफो ब्रांच। मुझे फटाफट से ये बताओ, ईफो ब्रांच मतलब फुल फॉर्म है इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन, और नीफो का मतलब हो गया नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन। मुझे ये बताइए, ईफो ब्रांच हमारे बिजनेस की क्या है?
एक्सटेंशन ऑफ बिजनेस, क्या ब्रांच हम ही से गुड्स लेती है और सेल करती है? फटाफट से बताइए। और नीफो में क्या ब्रांचेस काफी हद तक इंडिपेंडेंटली परचेज करती हैं और इंडिपेंडेंटली सेल करती हैं? द आंसर इज यस। नीफो में इंडिपेंडेंटली परचेज सेल मतलब उनका हमारे धंधे से कोई लेना देना नहीं है, वो खुद ही परचेज करती हैं और खुद ही सेल करती है। मतलब अमेरिका में हमारी क्या है, गोलगप्पे की दुकान है, और नीफो का मतलब क्या हो गया, अमेरिका में हमारी यही सीए क्लासेस की दुकान है। बात समझ में आती है? तो दोनों में अंतर यह आ जाता है। बेस्ट अजम्पशन कौन सी मानी जाती है? बेस्ट अजम्पशन अगर क्वेश्चन में नहीं लिखा होता तो हम ईफो की मानते हैं कि वो ईफो है। मुझे ये बताओ इसमें रूल्स कौन से लगाने पड़ते हैं? रूल्स बड़े सिंपल से हैं। हम अपनी ऑल इनकम्स, ऑल एक्सपेंसेस, चाहे ईफो है चाहे नीफो है, किस रेट पर कन्वर्ट करेंगे? ट्रांजैक्शन डेट के रेट पर कन्वर्ट करेंगे। ऑल इनकम ऑल एक्सपेंसेस, चाहे ईफो है चाहे नीफो है, किस रेट पे कन्वर्ट करेंगे? ट्रांजैक्शन रेट पर। दैट इज ओपनिंग स्टॉक किस पर कन्वर्ट होगा? फटाफट से बताओ, ओपनिंग स्टॉक किस पर कन्वर्ट होगा? ओपनिंग रेट। डेप्रीसिएशन जो कि सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ कॉस्ट है, यह किस पर कन्वर्ट होगा? फटाफट से बताओ, डेप्रीसिएशन किस पर कन्वर्ट होगा? जिस पर आपने पीपीई कन्वर्ट किया है, जिस पर आपने पीपीई को कन्वर्ट किया है, ओके, उस पर आएगा। अच्छा, बैलेंस जो खर्चे होते हैं अगर उनका रेट ढूंढ सकते हो, फटाफट से बताओ। जैसे एक क्वेश्चन आया था कमीशन, कि अगर आपको पता है कमीशन लास्ट डे लगी है तो लास्ट डे का रेट है, अगर पता है तो क्या रेट लगाओगे? फिर तो अगर पता है तो उसका रेट लगेगा, नहीं पता है तो कौन सा रेट लगेगा? फटाफट से बताओ। एवरेज रेट। इफ ट्रांजैक्शन रेट मिसिंग, क्या मैं ठीक बोल रहा हूं? अगर ट्रांजैक्शन रेट मिसिंग है तो आप अपने पास इस तरह से काम करेंगे। मुझे फटाफट से बताओ, हम इसके अलावा अपने पास और कौन कौन सी आइटम है? थोड़ा सा इसको रब करना पड़ेगा मुझको, क्योंकि मैंने इसके अंदर ना लाइन पहले लगा दी। तो हम आगे चलते हैं। मुझे यह बताओ, जो आपके पास मॉनेटरी आइटम्स होती हैं, मॉनेटरी आइटम्स, मॉनेटरी आइटम्स कौन सी होती हैं? जो किसी कॉन्ट्रैक्चुअल एसेट्स होते हैं या कॉन्ट्रैक्चुअल लायबिलिटीज होती हैं। मुझे बताओ इनके लिए कौन सा रेट लगाना है? इनके लिए आपने हमेशा क्लोजिंग रेट लगाना है। अच्छा, जो आइटम्स इंटर कंपनी या इंटर ब्रांच, इंटर हेड ऑफिस होती हैं, जो ब्रांच और हेड ऑफिस में होती हैं, उनके लिए कौन सा रेट लेना है? रेफर एचओ बुक्स। एचओ के बुक्स में वो रेट मिल जाएगा। और मुझे बताओ पीपीई के लिए कौन सा रेट लेना है? पीपीई के लिए इन द केस ऑफ ईफो, ईफो के केस में पीपीई का रेट कौन सा लेना है? ये रेट लेना है आपने अपने पास एट डेट ऑफ परचेज। अच्छा, और नीफो में कौन सा लेना है? फटाफट से बताओ, नीफो में कौन सा रेट लेना है? फटाफट से बताओ। तो नीफो में लेना है एट क्लोजिंग रेट। क्या यही कॉन्सेप्ट स्टॉक पर भी लगता है? फटाफट से बताओ, क्या यही कॉन्सेप्ट स्टॉक पर भी लगता है? हाँ, डेट ऑफ परचेज का रेट चाहिए। और अगर मान लीजिए नीफो होगा तो मुझे बताओ किस पर चाहिए? क्लोजिंग रेट पर चाहिए। यदि मान लो हमारे पास कोई भी आइटम पीपीई की या स्टॉक की, ये एनआरवी पर है,
तो इनके लिए रेट कौन सा यूज होगा, फटाफट से बताओ। अगर ये एनआरवी पर है तो रेट कौन सा होगा, ऑन दी डेट ऑफ एनआरवी, यानी सरल भाषा में कहें तो क्लोजिंग रेट हो गया इसके अंदर। कमीशन बैलेंस में आएगा स्नेहा, कमीशन बेटा लायबिलिटी में आ गई ना, कॉन्ट्रैक्चुअल लायबिलिटी में आ गया, तो ये किस पर आ गया, क्लोजिंग रेट पर। और कमीशन इस वाले बैलेंस की अगर आप बात कर रहे हैं तो इस बैलेंस में आ जाएगा, और इसका ट्रांजैक्शन रेट पता है तो आप वो रेट लगाएंगे, अगर नहीं पता होता तो मैं एवरेज रेट लगाता। कमीशन लास्ट डे पर लगती है तो लास्ट डे का रेट लगेगा। मुझे ये बताओ, इतने के बाद भी आपके ट्रायल में डिफरेंस आ सकता है। ईफो और नीफो में जो डिफरेंस आता है वो क्या होता है, ईफो में अगर डिफरेंस आता है तो उस डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, उस डिफरेंस को बोलते हैं एक्सचेंज डिफरेंस, जो कि किसकी आइटम है, जो आइटम ऑफ पी एंड एल है। और मुझे ये बताओ, नीफो में जो ये आता है उसको हम क्या बोलते हैं, फॉरेन एक्सचेंज ट्रांसलेशन रिजर्व, फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व भी बोलते हैं इसको। फॉरेन करेंसी या फॉरेन एक्सचेंज ट्रांसलेशन रिजर्व फुल फॉर्म आपको क्लास में लिखवा रखी है। और ये आइटम किसकी होती है, ये आइटम ऑफ बैलेंस शीट होती है, जो कि बैलेंस शीट में सीधा रिजर्व एंड सरप्लस में चली जाती है। लायबिलिटी भी तो नीफो में क्लोजिंग रेट पर आएगी। हाँ तो आ गई ना बेटा, वो लायबिलिटी तो क्लोजिंग पर आ ही गई, क्योंकि मॉनेटरी आइटम लिख दिया तो सारी क्लोजिंग पर आ गई। लायबिलिटीज आर ऑल कॉन्ट्रैक्चुअल, तो क्लोजिंग रेट पर अपने आप आ गई। ओके, मुझे ये बताओ, क्या आपकी अगर देसी ब्रांच हो, इंडियन ब्रांच हो, तो क्या ये इश्यू आता है उसमें? क्या अगर देसी ब्रांच हो तो आपको ये कन्वर्ट करना पड़ता है? फिर आपको कन्वर्ट ही नहीं करना पड़ता। अब मुझे ये बताओ, वंस योर ट्रायल हैज बीन कन्वर्टेड, क्या इसके बाद अब आपके पास इंडियन ट्रायल दिख रहा है? फटाफट से बताओ भाई, चाहे ईफो था उसका भी इंडियन ट्रायल बन गया, चाहे आपका नीफो था उसका भी इंडियन ट्रायल बन गया, और अगर मान लीजिए आपकी ब्रांच ही इंडियन में थी तो क्या आपका ट्रायल तब भी इंडिया में ही आ रहा होगा? फटाफट से बताइए। नाउ व्हाट योर इंस्टीट्यूट में आस्क यू, फटाफट से बताओ, आपका इंस्टीट्यूट आपसे क्या कह सकता है? वो आपसे कह सकता है ब्रांच के फाइनल अकाउंट्स बनाकर दिखाओ। क्या ब्रांच के फाइनल अकाउंट बना दोगे? हाँ बताइए, जब इंडियन रुपी में आपने काम किया है तो क्या ट्रायल बैलेंस भी रुपी में बन जाएगा? द आंसर इज यस। ध्यान रखने वाली बात यह है, कई बार अगर स्टॉक मिसिंग होता है, मुझे फटाफट से बताओ, अगर स्टॉक मिसिंग है तो क्या आपको ट्रायल बैलेंस आफ्टर एडजस्टमेंट लेना है? तो अगर स्टॉक मिसिंग है तो स्टॉक को कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर स्टॉक मिसिंग है तो स्टॉक को कैलकुलेट करना पड़ेगा। हाँ, मुझे यह बताना स्टॉक किस में कैलकुलेट होगा, क्योंकि आप अपने पास डॉलर में काम कर रहे हैं तो स्टॉक किस में कैलकुलेट होगा, डॉलर में कैलकुलेट होगा। यहीं पर एक मुद्दा आया था, अगर सवाल में कोई ऐसी एडजस्टमेंट है जिसका अमाउंट मिसिंग है, जैसे कमीशन मिसिंग है, तो क्या कायदे से रूल वाइज कमीशन डॉलर में निकलेगी कि रुपये में निकलेगी? फटाफट से बताओ। अगर मान लीजिए आपके पास कमीशन मिसिंग है तो एडजस्टमेंट करनी है मुझको, तो बताओ कमीशन किस में निकलेगी? कमीशन डॉलर में निकलेगी। चूंकि हमारा इंस्टीट्यूट वो हमेशा आपसे कह देगा तो हम पहले डॉलर में निकालकर अपना सवाल करेंगे। फिर भी मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि अगर मान लो इंस्टीट्यूट आपको कमीशन का अमाउंट ना दे तो आप ऐसे में फिर डॉलर में मत करना, उस कमीशन को कब एडजस्ट कर लेना, बाद में एडजस्ट कर लेना, ट्रायल में एडजस्ट मत करना, बाद में एडजस्ट कर लेना। मुझे फटाफट से ये बताओ, ब्रांच के फाइनल अकाउंट आपने बना दिए तो क्या इसमें ट्रेडिंग अकाउंट भी बन जाएगा? हाँ। P&L अकाउंट भी बन जाएगा? हाँ। ब्रांच की बैलेंस शीट भी बन जाएगी? फटाफट से बताओ, ब्रांच की बैलेंस शीट भी बन जाएगी? हाँ। हमारा इंस्टीट्यूट क्या इसके अंदर आपको अक्सर सवाल देता रहता है और ये मांगता रहता है? हाँ। मैंने आपको इतना करने के बाद एक और भी बात बताई थी कि इंस्टीट्यूट आपसे क्या क्या मांग सकता है इसके अलावा। क्या इंस्टीट्यूट आपसे इनकॉर्पोरेशन के एंट्रीज भी मांग सकता है? क्या इंस्टीट्यूट आपसे इनकॉर्पोरेशन के एंट्रीज भी मांग सकता है? हाँ, मुझे फटाफट से बताओ, इनकॉर्पोरेशन की एंट्रियां क्या होती हैं? हम ब्रांच के एसेट्स को अपने एसेट बोल देते हैं तो एंट्री क्या बनती है? ब्रांच के एसेट्स अकाउंट डेबिट्स,
टू ब्रांच अकाउंट, क्या उसकी लायबिलिटीज को भी अपनी लायबिलिटी बना देते हैं? ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच लायबिलिटीज। क्या उसके प्रॉफिट को भी अपना प्रॉफिट बता देते हैं? फटाफट से बताओ। हम कहते हैं उसका प्रॉफिट भी हमारा प्रॉफिट हुआ, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू P&L। पर यहां पर भी क्या इंस्टीट्यूट थोड़ी बदतमीजी पर आ जाता है, कह रहा है मेरे को होल ऑफ द ट्रायल बैलेंस इनकॉर्पोरेट करना है, तो इन दैट केस आप ये एंट्री नहीं करते हो, इसकी जगह पर कौन सी एंट्री करते हो? आप ब्रांच टू P&L की एंट्री की जगह कौन सी एंट्री करते हो? आप कहते हो उसके सारे के सारे खर्चे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, अकाउंट डेबिट टू ब्रांच, ये ले लो, और ब्रांच अकाउंट डेबिट टू उसकी सारी की सारी इनकम ले लो। तो क्या आप अपने पास इंस्टेड ऑफ टेकिंग प्रॉफिट्स, क्या आप उसके सारे के सारे खर्चों को अपने साथ जोड़ लेते हो, सारी की सारी इनकम को जोड़ लेते हो? द आंसर इज यस। क्या आपको याद है ये सब आपने किया हुआ है? ये सब आपने अपने पास किया हुआ है। दीपांशु कह रहे हैं क्या इन कॉर्पोरेशन में एफसीटीआर भी ले लेंगे? द आंसर इज यस, ऑल द आइटम्स ले लेंगे। ओके, अब मुझे फटाफट से ये बताओ, क्या आपसे आपका इंस्टीट्यूट कभी कभार इसमें ब्रांच अकाउंट भी मांग सकता है? क्या आपसे आपका इंस्टीट्यूट ब्रांच अकाउंट भी मांग सकता है? बिल्कुल मांग सकता है। तो ब्रांच अकाउंट बनाने में कभी आफत नहीं होती। बताओ क्या इसका बैलेंस बीडी ब्रांच अकाउंट का वही होगा जो उसने दिया होगा? उसने ऑलरेडी दे रखा है तो उसको ले लेंगे। क्या मैं उसके सारे के सारे करंट जितने उसके एसेट्स हैं, क्लोजिंग एसेट्स, वो ले लूंगा, और क्लोजिंग लायबिलिटी ले लूंगा, और उसका प्रॉफिट ले लूंगा? क्या मेरे पास ब्रांच अकाउंट अपने आप टैली हो जाएगा? मेरे यहां ब्रांच अकाउंट अपने आप टैली हो जाएगा। मेरा आपसे सवाल है, क्या स्टॉक रिजर्व कैंसिल होगा? फटाफट से बताओ। नो स्टॉक रिजर्व कैंसिलेशन, वो अभी हम नहीं करेंगे, क्योंकि हम किसके लेवल पे काम कर रहे हैं? अभी हम ब्रांच के कंटेक्स्ट में काम कर रहे हैं। क्या ऊपर वाले में भी जो ट्रेडिंग अकाउंट बनाया था, ये एट कॉस्ट है कि एट आईपी है? मैं भूल गया। जो ऊपर वाला ट्रेडिंग अकाउंट बनाया है, ये एट कॉस्ट है कि एट आईपी है? ऑफ कोर्स ये भी एट आईपी है, हर चीज एट आईपी चल रही है। अच्छा, ये जो स्टॉक निकाला था, ये स्टॉक भी किस पर निकाला था? ये जो स्टॉक मिसिंग था, ये भी किस पर निकाला हुआ है? एट आईपी निकाला हुआ है। मुझे फटाफट से बताओ, मैं आपके साथ एक बात करना चाहता हूं, कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं? हाँ सर आप करो ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपने ऑलरेडी एक क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर था 30 एंड 47। मुझे फटाफट से एक बार क्वेश्चन देखो, 37 क्वेश्चन 30, खाली एक देख लो, 30 नंबर क्वेश्चन। फटाफट से बताओ, क्वेश्चन 30 एंड 47 में आप 30 नंबर देख लो। तो क्वेश्चन नंबर 30, आप सब बच्चे मेरे साथ साथ आओ और देखो। क्या कानपुर ब्रांच का ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है? कानपुर ब्रांच का ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है और हेड ऑफिस लखनऊ में है। तो बताओ ये कौन सा क्वेश्चन है? ब्रांच भी इंडिया में है और हेड ऑफिस भी इंडिया में है। हमारे उस चार्ट में ये कौन सा क्वेश्चन है? हमारे उस चार्ट में कौन सा क्वेश्चन है? थर्ड वाला। क्या आपको इसमें कोई कन्वर्जन का झमेला है? फटाफट से बताओ, क्या इसमें कोई कन्वर्जन का झमेला है? द आंसर इज नो, इसमें कोई कन्वर्जन का झमेला नहीं है। क्या इसमें भी एडजस्टमेंट्स हो सकती हैं? फटाफट से बताओ, क्या इसमें भी एडजस्टमेंट्स हो सकती हैं? भाई डॉलरों में नहीं होंगी, रुपयों में होंगी। द आंसर इज यस। क्या सवाल में दो एडजस्टमेंट दी हुई थी? एक तो लिखा था कोई खर्चों की एंट्री डालनी है, एक लिखा था कोई गुड्स इन ट्रांजिट की एंट्री डालनी है। क्या वो दोनों एंट्री आपने नंबर 1 पे कर दी? बोलो ना हाँ के ना, वो दोनों एंट्री आपने नंबर 1 पे कर दी। क्या आपने कन्वर्टेड ट्रायल बनाया था?
फटाफट से बताओ। बना सकते थे कि आप बोलते नहीं नहीं सर हम दोबारा ट्रायल बनाएंगे, ये 2 एडजस्टमेंट डाल करके दोबारा ट्रायल बनाएंगे। क्या आप तो स्मार्ट बच्चे हो? ट्रायल को बगैर बनाए क्या एडजस्टमेंट को सीधा फाइनल अकाउंट में एडजस्ट कर सकते हो? फटाफट से बताओ। ट्रायल कन्वर्जन तो चाहिए नहीं आपको। तो क्या हमने इस क्वेश्चन को जब सॉल्व किया था तो सीधा ही कन्वर्जन के बगैर ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस बना दिया था? जल्दी से बताओ हाँ के ना। ये किस पे बनाया था, आईपी पर या कॉस्ट पर? किस पर बनाया था? आईपी पर ही बनाया था हमने। ये सारा का सारा हमने कि क्या वो एडजस्टमेंट की एंट्रियां इसमें डाल दी थी? क्या ये एडजस्टमेंट की एंट्रियां हमने इसमें ऑलरेडी डाल दी थी? वो हमने इसके अंदर ऑलरेडी डाल दी थी। क्या इंस्टीट्यूट ने इसमें ब्रांच अकाउंट मांगा था? फटाफट से बताओ। क्या इंस्टीट्यूट ने इसमें ब्रांच अकाउंट मांगा था? शायद नहीं मांगा था, एंट्रियां मांगी हुई थी। देख लेना एक बार, नहीं मांगा हुआ था। मतलब अब मैं ये तो नहीं कह सकता ना बेटा ब्रांच अकाउंट क्यों नहीं मांगा था। उसने एंट्रियां मांग ली थी, और एंट्रियां भी कौन सी वाली मांगी थी? फटाफट से बताओ। उसने एंट्रियां कौन सी वाली मांग ली थी? होल ऑफ द ट्रायल बैलेंस की एंट्रियां मांग ली थी। तो क्या आपको याद आ गया जो हमने किया था कोई कॉम्प्लेक्स है, या आपका टॉपिक इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि आप भूल जाते हैं कि यार भाई साहब इसमें क्या था, भूल जाते, और कुछ नहीं होता है। मुझे फटाफट से बताओ क्या आपने बड़े सारे क्वेश्चन ऐसे भी किए जहां इंडिपेंडेंट ब्रांच है, फॉरेन का हेड ऑफिस है? फटाफट से मुझे बताओ कौन कौन से क्वेश्चंस थे जो आपने यहां पर किए थे। ये थे क्वेश्चन नंबर्स 22, 35, 37, 42, 43, 44। मुझे बताओ इन सवालों में जो आपने ये वाले किए थे, इन सवालों में कोई वैसे आफत थी? मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में आपको सवाल का एक भाग ही दिया हुआ था। बताओ क्या दिया हुआ था? ट्रायल, कुछ एक में कोई एडजस्टमेंट दी हुई थी, कुछ जगहों पर सैलरी आउटस्टैंडिंग की और पता नहीं क्या क्या दिया हुआ था। क्या आपने उन्हें कन्वर्ट किया था? आपने उन्हें कन्वर्ट कर दिया था। फटाफट से बताओ क्या डिवाइड किया था कि मल्टीप्लाई किया था? डिवाइड करके किया था। और अगर मान लो क्वेश्चन थे तो क्या रूल्स यही लगाए थे? ईफो और नीफो के रूल्स लगाए थे आपने, इन्हीं रूल्स के हिसाब से आपने कन्वर्ट कर दिया था। और फिर कन्वर्ट करने के बाद क्या उन क्वेश्चनों में आमतौर पे इतना तक ही मांगा हुआ था? वैसे तो मेरे हिसाब से मोस्टली वो कन्वर्ट करके ही छोड़ रहा था। क्या ऐसा था? वो मोस्टली क्वेश्चन में कहता था ट्रायल कन्वर्ट करो और बस काम खत्म। कुछ कुछ सवालों में ट्रायल कन्वर्ट करने के बाद फाइनल अकाउंट भी बनाने को बोल रहा था, तो वो भी आपने बना लिए। पर भूल ना जाना, क्या उन सवालों में इंस्टीट्यूट बदतमीजी पर आता तो क्या उन सवालों में भी इनकॉर्पोरेशन एंट्रियां मांग सकता था? हाँ, उन सवालों में भी ब्रांच अकाउंट मांग सकता था, बिल्कुल मांग सकता था। मांगा नहीं हुआ। अच्छा, मुझे फटाफट से बताओ फॉरेन ब्रांच वाले सवालों में भी आपने सवाल किए थे। मुझे बताओ कौन कौन से सवाल थे जो फॉरेन ब्रांच वाले थे। फॉरेन ब्रांच वाला क्वेश्चन था क्वेश्चन 21, क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 65, क्वेश्चन नंबर 71, क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 66, क्वेश्चन नंबर 55। मुझे एक बात बताओ, अभी अभी आप कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे? शायद क्वेश्चन 54। क्या क्वेश्चन 54 यहां तक आया था? फटाफट से बताओ। क्वेश्चन 54 यहां तक आया था। क्वेश्चन 54 में आपसे उसने मांगा था ये बना करके दिखाओ। ओके, क्या इसके अलावा क्वेश्चन 34 यहां तक आ गया था? क्या क्वेश्चन 34 ब्रांच अकाउंट तक उसने पूछ लिया था? 34 नंबर में ब्रांच अकाउंट तक पूछ लिया था, यानी कि वो आगे तक ले आया था आपको उसके अंदर। वैसे बताओ क्या मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन ऊपर ही खत्म हो गए थे? कन्वर्जन तक के ही मोस्टली क्वेश्चन थे कि खाली कन्वर्ट कर दो। पर मेरे बच्चों, क्या आपको ये पता नहीं होना चाहिए कि हाँ क्वेश्चन आगे तक कहीं भी जा सकता है? मुझे ये या तो लिख के दे दो कि शर्मा जी ये चीजें आएंगी नहीं, फालतू पढ़ा रहे हो। मुझे बताओ, आप में से कईयों को लग सकता है सर बड़ा लॉफ्टी चैप्टर है ये, तो मेरी गलती है क्या इसके अंदर? अगर आपका इंस्टीट्यूट आपसे कुछ भी पूछ सकता है तो आपको कुछ भी आना चाहिए।
आप ये नहीं कह सकते कि नहीं नहीं ऐसे कैसे। हाँ, क्या इसमें अगर एक बच्चा लिमिटेड तैयारी कर रहा है तो उसको झमेले में पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। फटाफट से बताओ, अगर एक बच्चा लिमिटेड तैयारी कर रहा है, ऐसे क्वेश्चनों को छोड़ ही दो। 54 नंबर को छोड़ दो, 34 नंबर को छोड़ दो और कन्वर्ट करने वाले सवाल 4-5 कर लो, रट्टा लग गया, काम खत्म। कॉन्सेप्ट की हो गई ऐसी तैसी, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। क्या आप अगर लिमिटेड काम करेंगे तो आप कॉन्सेप्ट का एक पार्ट लर्न कर लो कि भाई ये ऐसा ऐसा होता है, तो वो भी कर सकते हो। तो क्या आप में से बहुत सारे बच्चे बाद में यही करते हैं? उनको लगता है अरे छोड़ो इस कॉन्सेप्ट को भाई साहब, इतना कर लो बहुत है। और रियलिटी में क्या हम इसीलिए बदनाम भी हैं कि हम सारा कराते हैं इसीलिए बदनाम है? वो कहना शर्मा जी की तो क्लासें बहुत ज्यादा हैं। अब क्या करें शर्मा जी, छुड़वा दें क्या? ये आपकी स्टडी का पार्ट है, छुड़वा कैसे दें? तो आप मेरी बात समझे, मैं आपको इस बात की फिर से गारंटी दे रहा हूं, आप कोई भी कॉन्सेप्ट हमारी क्लास में छोड़कर नहीं जा रहे हैं। अपने में हिम्मत लाओ, करने की हिम्मत लाओ, पेशेंस के साथ आप तैयारी करो, अच्छे से तैयारी करो, रैंक लेकर आओ। जीवन में कब मौके मिलते हैं आप लोगों को? आपको यह भी प्रूव करना है, अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को, सबको प्रूव करना है आपने। आप कैसे कंजूसी से काम कर सकते हैं? ओके, मैं ये इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आप में से कुछ बच्चे ग्रुप में बोल रहे थे अरे यार अकाउंट्स में तो इतनी सारी क्लासें हैं। तो है ना भाई, क्या कर सकते हैं उसके अंदर? और हमने, आप अच्छी तरह नोटिस कर रहे होंगे, क्या मैं आपको भगा रहा होता हूं? मैं आराम से चलता हूं और मैं आपको भी कहता हूं आराम से चलो, कोई जल्दी नहीं है, हमें कोई मतलब नहीं है। वी आर नॉट अंडर प्रेशर की फटाफट करना है, हमें अच्छे से करना है, अच्छी प्रैक्टिस करनी है और हम तभी रैंक लेकर आएंगे। बात समझ में आती है? रैंक लाना है तो आपको मेरी पद्धति पालन करना पड़ेगा। रैंक हमारे ही बच्चों का आ रहा है, आप ये भी नोटिस कर लेना, रैंक हमारे ही बच्चों का आ रहा है। मेहनत कर रहे हैं तो आ रहा है, आपको भी इस बात का ध्यान रखना है। अब मुझे ये बताओ, मैंने अभी भी इंडिपेंडेंट ब्रांच में एक चर्चा नहीं की है। अब क्या नहीं की है? अभी भी रह गई है। क्या अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए उसमें सिर्फ ब्रांच का ट्रायल होता था? हां, अब क्या प्रॉब्लम आने वाली है? अब प्रॉब्लम आने वाली है कि हेड ऑफिस का भी ट्रायल होगा। हेड ऑफिस का भी ट्रायल बैलेंस आपको साथ में दिया जाएगा। मेरे को एक बात बताओ, चाहे फॉरेन की हो चाहे किसी का भी हो, आपको अपने पास ब्रांच ट्रायल में तो सब कुछ वही करना है जो पहले भी था। चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, यहां तक आप पहुंच गए। क्या यहां तक पहुंच गए ब्रांच के फाइनल अकाउंट्स तक? क्या यहां तक काम सेम है? फटाफट से बताओ, क्या ब्रांच का ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट और बैलेंस शीट बन सकती है? दीपांशु, FCTR इज रिजर्व, इट इज नॉट लायबिलिटी। और FCTR हमारे पास जिस डेट को बनाया था उसी डेट के रेट पर कन्वर्ट होकर हमारे साथ इनकॉर्पोरेट हो जाएगा, ठीक है? और दीपांशु, मुझे क्या लगता है, पहले भी इस बारे में मेरा फ्लो न तोड़ो और हम इसको आगे करते हैं, ठीक है? मुझे फटाफट से बताओ, अगर मान लो मैं आपको ये कहूं इन दोनों में फर्क क्या है, इन दोनों में फर्क क्या है, उसी को तो डिस्कस करूंगा ना मैं। इन दोनों में फर्क क्या है? जो ये दो केस आपको दिख रहे हैं, इनमें फर्क क्या है? सिर्फ एक ही तो आइटम एक्स्ट्रा जुड़ गई है, बताओ क्या? एक ही तो चीज एक्स्ट्रा जुड़ गई है, क्या? हेड ऑफिस का भी ट्रायल बैलेंस जुड़ गया है। आर्यन, अब ध्यान से नोटिस करें, ये ब्रांच का ट्रायल है तो मैंने बोला यहां पर भी ब्रांच का ट्रायल है प्लस हेड ऑफिस का ट्रायल है। तो नया क्या है इसमें? इसमें नया तो सिर्फ एक आइटम है कि कभी कभार उन्हीं क्वेश्चनों में जो तुम कर रहे थे हेड ऑफिस का भी ट्रायल दे दिया जाएगा। तो मैंने आपको बोला कि ब्रांच के ट्रायल का ट्रीटमेंट तो वही होगा जो तुम पहले कर रहे थे। फटाफट से बताओ, ब्रांच का ट्रायल फॉरेन में है, रुपयों में कन्वर्ट करो, फाइनल अकाउंट बनाओ। ब्रांच को डॉलरों में काम करना है, कन्वर्ट करो, यहां तक लेकर आओ। क्या यहां तक सवाल पहुंचा दोगे? ब्रांच के ट्रायल बैलेंस को देखकर ये यहां तक का काम तो वही है।
हमें अब कुछ नया काम करना है। फटाफट से बताओ नया काम क्या होगा। क्या मुझे यहां पर एक और चीज बनानी पड़ेगी? बताओ, आप अपनी कॉमन सेंस लगाओ और मुझे बताओ क्या बनानी पड़ेगी। मुझे ब्रांच ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट के अलावा क्या बनाना पड़ेगा? क्या मुझे हेड ऑफिस का भी ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा, P&L बनाना पड़ेगा और बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी? द आंसर इज यस। प्लीज टेल मी, क्या हेड ऑफिस के ट्रायल में हेड ऑफिस की कोई एडजस्टमेंट्स हैं तो करनी पड़ेंगी कि नहीं करनी पड़ेंगी? फटाफट से बताओ ये कहां से बनेगा? फ्रॉम एचओ ट्रायल। हम कहां से बनाएंगे? एचओ ट्रायल। ध्यान से बताओ एचओ ट्रायल कौन सा? आफ्टर एनी एडजस्टमेंट्स। क्या हो सकता है हेड ऑफिस के ट्रायल में भी कोई एडजस्टमेंट्स हो? हेड ऑफिस के ट्रायल में भी एडजस्टमेंट्स हो सकती हैं, तो वो भी हमें करनी पड़ेंगी। मैं आपको ये कहना चाहता हूं, ये बैलेंस शीट बिना बनाए भी काम हो जाता है। शॉर्टकट्स। क्या मैं इसका काटा लगा दूं? आप बनाएं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि सवाल ऑलरेडी लेंदी होते हैं, तो ये हम बनाते नहीं हैं। हम हेड ऑफिस की बैलेंस शीट नहीं बनाते हैं। ओके, अब आप कहेंगे सर ये नहीं बनाओगे तो कैसे बात बनेगी? मैंने कहा बनाऊंगा, कहीं और बनाऊंगा। हम हेड ऑफिस की बैलेंस शीट को अलग नहीं बनाते हैं। एक बात बताओ, ये दोनों बनने के बाद इंस्टीट्यूट को क्या कहना चाहिए? ये दोनों बनने के बाद इंस्टीट्यूट को क्या कहना चाहिए? उसे कहना चाहिए ना, आप इन्हें क्या करो, कंसोलिडेट। ओ माय गॉड, इन्हें क्या करना पड़ेगा? इन्हें कंसोलिडेट करना पड़ेगा। तो क्या ट्रेडिंग अकाउंट कंसोलिडेट हो जाएंगे? फटाफट से बताओ। एक बार जो कल हमने पढ़ा था उसको रिवाइज कर ले, जो हमने कल पढ़ा था। मुझे फटाफट से बताइए, हमने आपको कहा कि जो हमारे पास अगर हेड ऑफिस का भी ट्रायल बैलेंस हो और ब्रांच का भी ट्रायल बैलेंस हो, तो भाई ब्रांच के ट्रायल बैलेंस से क्या हम फाइनल अकाउंट्स बना सकते हैं? ब्रांच के ट्रायल बैलेंस से फाइनल अकाउंट बना सकते हैं, और ऑफ कोर्स हेड ऑफिस के ट्रायल बैलेंस से भी फाइनल अकाउंट बना सकते हैं। तो हमने अपने पास ऑब्जेक्टिव यह है कि इन्हें क्या करना है? कंसोलिडेट करना है। तो मुझे बताइए इसकी कंसोलिडेशन कैसे कैसे होगी? क्या ट्रेडिंग अकाउंट दोनों के कंबाइन कर सकते हो आप? हेड ऑफिस का, ब्रांच का और टोटल। तो मुझे बताइए क्या इनके तीनों के ट्रेडिंग अकाउंट कंसोलिडेट हो जाएंगे? और इसमें मजे की बात बताओ क्या है? क्या गुड्स सेंट कॉन्ट्रा कैंसिल हो जाएंगे? इसमें गुड्स सेंट जो होंगे वो कॉन्ट्रा कैंसिल हो जाएंगे। नंबर 2, हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। किस किस का? फिर से हेड ऑफिस का, ब्रांच का एंड टोटल का। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। फिर हम बनाएंगे अपने पास P&L का एडजस्टमेंट अकाउंट। मुझे बताओ P&L के एडजस्टमेंट अकाउंट के अंदर ये जो बनाएंगे ये हम टोटल बेसिस पर बनाएंगे। टोटल बेसिस मतलब ये हेड ऑफिस का अलग नहीं होगा, ब्रांच का अलग नहीं होगा, ये टोटल बेसिस पर होगा। मुझे फटाफट से बताओ, इसके अंदर हमने अपने पास लिख दिया नेट प्रॉफिट फ्रॉम P&L अकाउंट। जो आपका P&L का प्रॉफिट है वो यहां आ जाएगा। इसमें और क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं? क्या ओपनिंग स्टॉक रिजर्व कैंसिल हो जाएगा? हाँ, ये आपको कहां पर मिलेगा? क्या ये हेड ऑफिस के ट्रायल बैलेंस में अवेलेबल होगा? ये हेड ऑफिस के ट्रायल बैलेंस में अवेलेबल होगा, आपने इसे कैंसिल कर देना है। अगर मैं आपसे जनरल एंट्री बोलूं तो इसकी एंट्री क्या बन गई? आप स्टॉक रिजर्व को कैंसिल कर रहे हैं तो एंट्री क्या बन गई? स्टॉक रिजर्व अकाउंट डेबिट्स। डिपेंडेंट में आप लिखते थे टू ब्रांच अकाउंट्स, लेकिन अब आप इंडिपेंडेंट में क्या लिखते हैं? P&L। यानी स्टॉक रिजर्व की एडजस्टमेंट कहां होती है? ब्रांच में नहीं होती है, P&L में होती है। मुझे बताओ क्या आपको अपने पास यहां टू स्टॉक रिजर्व भी डालना पड़ेगा? ये क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व है, दिस इज योर क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व।
मुझे फटाफट से बताओ, ये जो क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व है ये क्या आपको बनाना पड़ेगा? वी विल हैव टू क्रिएट इट। जब मैं आपसे कहता हूं इसे क्रिएट करना पड़ेगा तो आपको क्या देखना है? अगर हमने मतलब हम अपनी बात कर रहे हैं जो अकाउंट्स बना रहे हैं, अगर हमने गुड्स सेल कर रखे हैं एंड मतलब हमने माल बेचा था एंड अदर पार्टी हैज स्टिल हेल्ड सच गुड्स एज स्टॉक। हमने माल बेचा था, कंडीशन क्या है? हमने माल बेचा था और वो माल अभी तक दूसरे के पास पड़ा हुआ है एंड वी हैड अर्नड प्रॉफिट ऑन इट। जो हमने कल एक क्वेश्चन किया था, हमने स्टॉक रिजर्व नहीं बनाया था। फटाफट से बताओ हमने स्टॉक रिजर्व क्यों नहीं बनाया था? हमने गुड्स सेल कर रखे थे, हमने प्रॉफिट कमा रखा था, उसमें लिखा था कि हमारे पास जो स्टॉक है वो उसका स्टॉक है ही नहीं है, दूसरी पार्टी का। ये नहीं कि हमारे पास, ये भी जरूरी है ना कि वो स्टॉक क्या होना चाहिए, अभी भी हेल्ड होना चाहिए। अगर स्टॉक भी है और वो हमने परचेज कर रखा था और वो प्रॉफिट भी दूसरी पार्टी ने कमाया हुआ था, हम तब क्या करेंगे? देन क्रिएट स्टॉक रिजर्व, हम उस पर स्टॉक रिजर्व बनाएंगे। उसकी जर्नल एंट्री क्या होती है? फटाफट से बताओ। अगर मैं आपसे पूछूं इसकी जर्नल एंट्री, तो इसकी एंट्री क्या होगी? P&L अकाउंट डेबिट टू स्टॉक रिजर्व, ये आपकी एंट्री बन जाएगी। मुझे बताओ एडजस्टमेंट अकाउंट में और क्या चीज हो सकती है? क्या एक्सचेंज डिफरेंस अगर हो वो भी आ सकता है। वो एक्सचेंज डिफरेंस डेबिट में भी हो सकता है, क्रेडिट में भी हो सकता है। अगर मान लीजिए होगा तो वो भी डाल देंगे। समीक्षा बेटा मेरी बात सुनो, हम ना बार बार इन चीजों को रिपीट नहीं करेंगे। ऑफ कोर्स आपको पेशेंस रखनी पड़ेगी, क्लास के एंड में बताएंगे अब आपने क्या करना है, ठीक है ना? ऐसा नहीं होगा कि कोई भी आदमी, मैंने ऑलरेडी इस पर एक बार बता दी हमारी क्लासेस कैसे कैसे होंगी, मिस कर गए होल्ड ऑन करें, मेरे टॉपिक को बीच में डिस्टर्ब ना करें। अच्छा, और मुझे बताओ क्या ये एप्रोप्रिएशन की आइटम्स भी कोई आएंगी? कोई एप्रोप्रिएशन की आइटम्स अगर हैं तो भी चली आएंगी। मुझे फटाफट से बताओ डिफरेंस जो आएगा वो क्या आ जाएगा? दैट इज नेट प्रॉफिट, वो हमारा नेट प्रॉफिट है। मुझे फटाफट से ये बताइए कि मैं अपने पास इसके बाद भी क्या बनाऊंगा? इसके बाद बनाऊंगा मैं बैलेंस शीट। ध्यान रखना बैलेंस शीट जो बनेगी वो क्या बनेगी? कंबाइंड। हेड ऑफिस की भी एंड बैलेंस ब्रांच की भी ये बैलेंस शीट क्या हो जाएगी? कंबाइन हो जाएगी। अब मुझे फटाफट से ये बताओ कि इसके अंदर हम अपने पास क्या ऑल एसेट्स, ऑल लायबिलिटीज ऑफ ब्रांच को कंबाइन कर देंगे। हम उन्हें कंबाइन कर देंगे, किसके साथ कंबाइन कर देंगे? एचओ के साथ। और प्रॉफिट हम कहां से ले लेंगे? प्रॉफिट हम ले लेंगे P&L एडजस्टमेंट अकाउंट से। और मुझे ये बताओ स्टॉक रिजर्व को क्या करोगे? जो क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व था इसका क्या करोगे? विल बी डिडक्टेड, इसे डिडक्ट कर दिया जाएगा। कहां से डिडक्ट कर दिया जाएगा? फ्रॉम क्लोजिंग स्टॉक, ये क्लोजिंग स्टॉक से डिडक्ट कर दिया जाएगा। तो दीज कैन बी दी ओनली प्रॉब्लम्स। वैसे इसके अंदर हमारे पास कोई ये मुश्किल काम नहीं है, नयापन था इसमें।